कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर, क्लास 12 केमिस्ट्री का। हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि परफॉर्म की जाती हैं हेलो एल्केन्स के लिए और हेलो एरेन्स के लिए। हम लोग पहले चालू किए थे हेलो एल्केन्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज उसी को इलैबोरेट करते हुए और कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में पूरा, और इसको ध्यान समझिएगा। और प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, ये इसके नोट्स हैं, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं और वो सारे लेक्चर्स को, नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी एल्काइल हैलाइड्स के लिए, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट के बारे में आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्वेंट क्या है, कैसे वो इफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, एंड दैट्स टॉपिक इज सॉल्वेंट। तो आज का टॉपिक हमारे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है क्या? सॉल्वेंट वो चीज़ है जो कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट होने में, ठीक। अब क्या है, अब सॉल्वेंट या तो आपके दो टाइप के होंगे, ठीक। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, या फिर नॉन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में फर्क, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसमें फर्क है इनका डायपोल मोमेंट। पोलर से समझ आ रहा है कि डायपोल मोमेंट कुछ होगा उनका, ठीक है, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, ठीक। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा पोलर सॉल्वेंट के लिए। अगर नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा, कोई भी पोल डेवलप नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ठीक है। तो वो बात, तो ये बेसिक से डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स की, तो हियर आर सम एग्जांपल्स, दैट इज लाइक CH2, like benzene and CCl. There are some examples of non-polar solvent. हमें इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। मेन खेल हमारे पास क्या कौन खेलता है यहाँ पर, पोलर। पोलर सॉल्वेंट के बारे में हम कुछ जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे क्या वो करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। पोलर सॉल्वेंट के हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। एक आपका होगा, एक आपका होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा होगा पोलर ए प्रोटिक। दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का डिफरेंसेस अलग अलग है, तो उनको समझेंगे अभी। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझ गए, उसमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, पोल्स डेवलप हो रहे हैं जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है उसका, ठीक है, उनके एटम्स के बीच में, जो भी सॉल्वेंट है उनके एटम्स के बीच में आपके पोल्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें डायपोल मूवमेंट कुछ आ रहा है उनका, ठीक है। डायपोल मूवमेंट यहाँ पे जीरो। अब पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है और पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या है, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लॉजिक समझ। प्रोटिक का मतलब ये समझ लीजिए एक टाइप का क्लाउड बनता है। इसका क्लाउड हाइड्रोजन प्रोटोन का क्लाउड बनता है, प्लूटोन क्लाउड। प्रोटोन मतलब H+, अगर मैं प्रोटोन बोल रहा हूँ इसका मतलब H+ इज प्रेजेंट, H+ इज प्रेजेंट। ये प्रोटिक मतलब यहाँ पे H+ मतलब प्रोटॉन इज एब्सेंट। इतनी बात होगी।
अब मतलब क्या है, इसका मतलब ये है H प्लस अगर बन रहा है, H प्लस प्रेजेंट है उसके, इट मीन्स वो जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, वो जो H प्लस है, H हाइड्रोजन जो अटैच्ड है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, EN लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन अटैच है तभी वो प्रोटॉन रिलीज करेगा आफ्टर द रिएक्शन। ठीक, तो ये बात, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक, H2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा और H प्लस मिलेगा, मतलब प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। H2 जहाँ भी दिख जाए रिएक्शन के अंदर, इसमें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, उसी हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंपल, अगर आप पोलर प्रोटेक्ट समझ गए हैं तो पोलर पोलर एयर प्रोटेक्ट समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर एब्सेंट इसलिए है H प्लस, क्योंकि वो H प्लस, H आपका हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू द, नॉट नॉट अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव। कंपाउंड में होगा, सॉल्वेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं। यहाँ पे ये बात here are some examples, और इसके एग्जाम्पल थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझने में दिक्कत कर देता है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो बेसिकली आपको H2 ही दिया जाएगा। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट को पहचानना आपको जरूरी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका DMSO। DMSO इज शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा हो जाएगा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये आ गया सल्फोक्साइड, ये लग गया डाइमिथाइल। ठीक है, नाम पढ़कर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर अगर आपको सीखना है, जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेचर पूरा सिखाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आ जाएगा DMF। DMF क्या है आपका, डाई मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमोमाइड, डाई मिथाइल ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ डाई मिथाइल बना देते पहले, अमाइड आ रहा है मतलब नाइट्रोजन रहेगा, ये हो गया डाई मिथाइल। अब बनाना है हमें फ्रोमामाइड, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ON बन जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा डाई मिथाइल फ्रोमामाइड। क्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा फॉर्मामाइड। ये आपका पूरा रिएक्शन है फॉर्मामाइड, और इसके साथ हम लोग ने दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए जो कि हमारा बना देगा डाई मिथाइल फ्रोमामाइड। डाई मिथाइल, आपको स्ट्रक्चर बेसिकली याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक आपका फ्लोरल एप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMF भी फ्लोरल एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बेसिकली ज़्यादातर केसेस में आपको DMF ही दिया जाता है एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे। ठीक है, अगर DMSO आ गया तो घबराइएगा नहीं, वो भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक और आता है आपका DMA। DMA यहाँ पे ब्रोमाइड था, यहाँ पे एसिटामाइड आ गया। ठीक, डाईमिथाइल, डाईमिथाइल एसिटामाइड। तो ये बात होगी हमारे सॉल्वेंट। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट के बारे में बात कर ली,
रिएक्शन के बारे में बात कर ली। अब मेन जो अपना खिलाड़ी है न्यूक्लियोफाइल, उसके बारे में थोड़ी चर्चा। यहाँ पे पेजेस कम पड़ गए हैं, लेट्स ऐड सम पेजेस। इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और स्लाइड चलते हैं। ढेर सारी स्लाइड कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, वो है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ फिर से। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। इट मीन्स न्यूक्लियस से प्यार कर रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर न्यूक्लियस से प्यार कर रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है न्यूट्रल। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल आपका क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिवली चार्ज हो। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और इन केस कभी कभी आप न्यूक्लियोफाइल को एज अ न्यूट्रल भी देख सकते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली आपका न्यूक्लियस लविंग इसलिए बोले थे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन कमी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये बात होगी हमारे इसकी न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ। ठीक, अगर हमें स्ट्रेंथ पता लगानी हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की, तो क्या क्या मेजर्स हमें ध्यान रखना। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ क्या है किसी न्यूक्लियोफाइल की, वो कैसे पता चलेगा। ठीक, पहला पहला पॉइंट, जिस भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक, जिस भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके सामने एक न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर हम दोनों कंपेयर करें तो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल इज ग्रेटर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एग्जाम्पल ले लेते, हियर इज एग्जाम्पल OH माइनस और एक आपका H2। ये अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा। तो ऑब्वियस सी बात, मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन न्यूट्रल। न्यूट्रल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बात होगी, ये पहली बात। अब इसका अगर मैं बात करूं, अलोंग अ पीरियड जाऊं, अगर मैं अलोंग अ पीरियड देखूं, अलोंग अ पीरियड देखो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बढ़ेगी घटेगी वो देखो। तो कुछ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा F-। अब इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, कहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज। तो अगर मैं देखूं अलोंग द, अगर मैं पीरियड जा रहा हूँ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो अलोंग द पीरियड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी। इधर मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब क्या है यहाँ पर, और इधर मिनिमम चार्ज डेंसिटी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन यहाँ पे ज़्यादा है। मिनिमम चार्ज, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा जहाँ पर मिनिमम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज में आप ज़्यादा वो मत, ठीक, चार्ज डेंसिटी अलग होती है और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू अलग होती है। ठीक, जहाँ मिनिमम चार्ज डेंसिटी होगा वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल मैक्सिमम स्ट्रॉन्गर हो। हियर इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, सारी ट्रू किस बात के लिए है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये बात हो गया हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। वहां पर क्या होगा, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हम लोग ने बात की पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके ऑर्डर में अगर CH3 NH2 OH और फ्लोरीन अगर अलॉन्ग द पीरियड जाए, CH3 की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी क्योंकि मिनिमम चार्ज डेंसिटी है। अब ये किस कारण से हुआ, पोलर प्रोटिक की बात करें ना, पोलर प्रोटिक में क्या सॉल्वेशन हो रहा है, मतलब सॉल्वेशन मतलब यहाँ पे H+ रिलीज हो रहा है। ठीक, जहाँ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी वहाँ पे H+ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये ध्यान। ठीक है, H+ या फिर सॉल्वेशन अगर मैं बोलूँ, सॉल्वेशन बढ़ जाएगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब चार्जेस ज़्यादा इसके पास घेर रहा है, तो वो H+ इसको घेर लेगा, रिएक्शन होने नहीं देगा, H+ घेर लेगा। यहाँ पे मिनिमम चार्ज डेंसिटी है, इसलिए CH3 के ऊपर ज़्यादा सॉल्वेशन नहीं देखने को मिलेगा और इजिली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये बात, सॉल्वेशन का मतलब यहाँ पे घेर लेगा क्लोरीन, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है, इसीलिए यहाँ पर यूबीसी कम। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर ए प्रोटेक्शन। पोलर ए प्रोटेक्शन, सिंपल कुछ नहीं करना, इसका उल्टा करना। सिंपल क्या करना है, इसको इसका उल्टा करना। तो जैसे यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी लॉन्ग पीरियड बात कर रहे हैं, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर, क्लोरीन OH- NH2- और CH3-। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग द पीरियड ऑर्डर हो जाएगा किसका, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इन द केस ऑफ पोलर ए प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज डेंसिटी के, पोलर ए प्रोटेक्शन, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस पे डिपेंड कर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर सॉल्वेशन। ठीक, सॉल्वेशन तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी की, जितना कम चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो ये सारा खेल। ठीक है, तो ये खेल आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़े। अब बात आता है अल्टीमेट, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख के दूंगा, उसको आपको नहीं भूलना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी
का अगर मैं बात करूँ, इस पे डिपेंड करता है एट लास्ट। ठीक है, चार्ट डेंसिटी अगर आपको नहीं देखना आता क्या है, एक अल्टीमेट फॉर्मूला है इसका। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर, ये एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल ये है। ठीक है, अब इन दोनों में बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ एरिया नहीं है न्यूक्लियोफाइल के आसपास, तो वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे भीड़ भाड़ है। ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, उसके ऊपर कितने भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे देख भी सकते हो, चार्ज डेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कार्बन भी यहाँ पे डोनेट करेगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ पे प्लस अट्रैक्ट होगा, प्लस आएगा घेरेगा, उसी को कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उसी के कारण यहाँ पर एक हिंड्रेंस आएगा जिसके कारण न्यूक्लियर कम। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस सेशन, एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय।